वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको जोर का जोड़ में मीरब ज़ीशान की तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद और यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और फाइनली साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज़ के खिलाफ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, इस पर बहुत बात हो रही थी, लेकिन इसी दौरान जो है वो प्लेइंग 11 सामने आ गई है। तो इस पर तबसरा जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ इमरान साहब, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं? अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया मेरा। हाफिज़ साहब, प्लेइंग 11 के अंदर मैंने देखा कि कोई स्पिनर नहीं है। अच्छी बात है। शुरू में जब शान मसूद ने जब अपना इंटरव्यू दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, एक किस्म का मैच से पहले, प्लेइंग 11 अनाउंस करने से पहले उन्होंने अपनी एक डिस्कशन जो है वो की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि सीमर्स को खासा फ़ायदा लग रहा है पिच को देखते हुए। लेकिन डोंट यू थिंक एक स्पिनर के साथ हम जा सकते थे? देखिए, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में खेल रहा है और अगर आप एक स्पिनर शामिल करते हैं तो इसका मतलब है कि आप या तो एक फ़ास्ट बॉलर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते, एक फ़ास्ट बॉलर कम करते, या फिर आप एक बैट्समैन कम करते। कंडीशंस वहाँ पर होनी है जो कि फ़ास्ट बॉलर्स के लिए फ़ेवरेबल होंगी और बल्लेबाजी मुश्किल होगी वहाँ पर। तो ये एक सोच ज़रूर नज़र आती है इस प्लेइंग 11 को देखते हुए कि बैटिंग थोड़ा लंबी की गई है ताकि आप किसी न किसी जगह कोई एक दो अच्छी पार्टनरशिप लगे और रन्स ऑन बोर्ड आ जाएँ, क्योंकि ये टेस्ट मैच तो बुनियादी तौर पर बैटर्स का इम्तहान है पाकिस्तान के बिलखुसूस। वैसे पाकिस्तान की बॉलिंग भी ऐसी है कि वो साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है, लेकिन अगर हम अपने पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से बात करते हैं तो यहाँ पर असल इम्तहान पाकिस्तान की बैटिंग का है, क्योंकि रन्स ऑन बोर्ड नहीं होंगे पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ से तो मुश्किलात होंगी बॉलर्स के लिए भी। और रन्स ऑन बोर्ड क्यों नहीं होंगे? क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, बैटिंग मुश्किल होगी, बॉल सीम स्विंग करेगा, बाउंस करेगा, हाई पेस के साथ बॉलिंग करेगी साउथ अफ्रीका की टीम, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो उनकी पेस को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए ये फ़ैसला किया गया मेरा ख़्याल है कि वो किसी भी स्पिनर, रेगुलर स्पिनर के साथ नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में भी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेला था तो रेगुलर स्पिनर नहीं खिलाया था। तो ये तो कंडीशंस बहुत मुख्तलिफ हैं पाकिस्तान से। तो ये एक सोच नज़र आती है कि बैटिंग लंबी की गई, 4 फास्ट बॉलर खिलाएँ, आपके पास 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं। पार्ट टाइम से मुराद ये है कि सलमान अली आगा भी कर लेते हैं और साइम अयूब भी कर लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट में अमूमी तौर पर ज़रा मुश्किल होता है कि आप पार्ट टाइमर्स के ज़रिए विकेटें ले लें, लेकिन सलमान कुछ बॉल ऐसे करते हैं जहाँ पर उनको मदद मिल जाती है, वो विकेट ले लेते हैं। सो वो उनके लिए हो सकते हैं कि फ़ास्ट बॉलर को अगर रेस्ट से मुराद ये है कि थोड़ा आराम करना है, उसने लंबी बॉलिंग की है, तो एक एंड से आप स्पिनर्स को 2 4 5 ओवर करवा के कुछ ना कुछ अपने बॉलर्स को रिफ़्रेश कर सकते हैं, ताज़ा दम कर सकते हैं। तो ये एक सोच नज़र आती है। अब अगर नहीं है तो ये स्पिनर नहीं है तो इसका फ़ैसला टेस्ट मैच का नतीजा करेगा कि पाकिस्तान के साथ, क्योंकि ये बात भी होगी कि अगर आपके 6 बैटर्स नहीं चले हैं तो 7वां भी नहीं चलेगा। तो आप एक स्पिनर के साथ, अगर स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाते हैं तो ये हो सकता है कि वो आपके लिए काम कर जाए और विकेटें ले ले। लेकिन इस टीम में भी जब 4 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स हैं, 2 आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस हैं, स्पिनर्स नहीं है, स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस हैं, तो आप उनके ज़रिए कुछ ना कुछ ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन बात रुकेगी आके कि पाकिस्तान के बैटर्स क्या परफॉर्म करते हैं, रन्स ऑन बोर्ड छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं। फिर अब्दुल्ला शफीक नहीं है इस टीम में, बाबर आजम नंबर 3 पर खेलते हुए दिखाई देंगे, तो बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा सा आपको बदला हुआ नज़र आएगा। पाकिस्तान में अगर कोई ज़्यादा अच्छा शॉर्ट बॉल या पेस एंड बाउंस के ख़िलाफ़ है तो वो शान मसूद ज़्यादा बेहतर खेलते हैं। स्क्वायर ऑफ द विकेट साइम अयूब भी बहुत अच्छा है और वो अच्छे टच में भी हैं। अगर वो रन्स करते हैं तो वो ज़रा अच्छे टाइम में कर देंगे, पाकिस्तान के लिए फ़ायदा हो सकता है। शान मसूद को ये चाहिए कि उनको करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप इस किस्म की कंडीशंस में खेल रहे होते हैं तो आप को लंबी क्रीज़ ऑक्यूपाई जितनी देर करेंगे उतना पाकिस्तान का फ़ायदा। तो स्ट्राइक रेट के बजाय अगर वो अपनी इनिंग्स को थोड़ा तूल देने की कोशिश करें, क्रीज़ ऑक्यूपाई करें लंबे वक्त तक, उस तरफ तवज्जो दें और उस किस्म की अपनी इनिंग्स प्लान करें, तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। 7 बैटर्स खिलाने का आपको तभी फ़ायदा होगा कि आप रन्स ऑन बोर्ड करें अच्छी, और साउथ अफ्रीका को वो रन्स वापस करने के लिए और आपके फास्ट बॉलर्स को कुछ ना कुछ उसके पास वक्त मौजूद हो। इसी तरीके से पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है, बाबर नंबर 3 पर आएंगे, सो एक नया उनके लिए चैलेंज होगा, क्योंकि अब तक उनकी जितनी भी क्रिकेट है, ज़्यादातर उन्होंने जो टेस्ट मैच बैटिंग की है वो नंबर 4 पर की है, उनके ज़्यादा रन्स भी वहीं पर हैं। और अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में टफ़ कंडीशंस होंगी बैटिंग के लिए, और अगर वो जल्दी बैटिंग करने के लिए आ जाते हैं तो एक और इम्तहान होगा उनके लिए भी, और अगर वो भी आउट हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान की टीम और प्रेशर में जाएगी। बाकी पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है उसमें सारे जो पाकिस्तान के बैटर्स हैं वो सब के सब जो हैं, जितने भी पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर में बैटर हैं, उन सबको अगेंस्ट जेन्युइन पेस एंड शॉर्ट बॉल के उनके इश्यूज़ हैं, उनके लिए भी मुश्किल होगा। तो एक बड़ा टेस्ट है पाकिस्तान के बैटर्स का
टॉप 4 रन्स कर जाते हैं तो सूरत हाल और हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान के साथ बैटर्स में से कोई 2-3 ऐसे हैं जो कि शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट अच्छे हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बाबर कुछ खेल जाएंगे, कुछ अच्छा कर लेंगे तो वो मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस उनमें आ जाएगा, एतमाद आ जाएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से, उनमें भी कोई शक नहीं है कि वो अच्छा खेल सकते हैं किसी भी जगह पर, किसी भी बॉलिंग को। लेकिन चूंकि उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा शक किया रहता है, ख़दशा रहता है कि आउट उनकी जल्दी हो जाए। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक शॉर्ट बॉल का है, बाउंसर्स का है, तो ये अच्छा खेल लेते हैं। शान भी अच्छा खेल लेते हैं, साइम भी अच्छा खेल लेते हैं, बाबर भी अच्छा खेल लेते हैं। लेकिन हर मरतबा खेल पाते हैं ही नहीं, खेल पाते। एक इनिंग्स में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको आउट होने वाला बॉल ही 70-80 रन के बाद होता है, लेकिन आप उस वक्त तक अपना काम कर गए होते हैं। अगर आपको आते साथ ही बहुत अच्छा बाउंसर हो गया तो आपके पास अब सेट ही नहीं हुए हैं तो मुश्किल हो जाता है। सो ये टेस्ट है पाकिस्तान की बैटिंग का मजमूई तौर पर। 7 बैटर्स हैं, 7 के साथ भी 2 जो हैं, मतलब आमिर जमाल भी बैसियत ऑलराउंडर इस टीम में मुंतखब होते हैं, तो वो 8वें बैटर के तौर पर। और इसकी निशानदेही की भी है शान वसीम। हाँ, कि वो 8वें नंबर पर बैटर के तौर पर होंगे। और नसीम शाह भी अच्छी बैटिंग करते हैं टेस्ट मैचेस में, लेकिन ये ज़रा मुश्किल कंडीशंस है ना, तो यहाँ पर टेल के लिए ज़रा और उनका इम्तहान होता है कि आपको बाउंसर्स हो रहे हैं, बॉल सीम स्विंग कर रहा है, तो आप किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं, आपके फुटवर्क क्या है, बहुत सारी चीज़ें। जब टेस्ट मैच शुरू होता है, टॉस कौन जीता है, पहले बैटिंग, पहले अब्बास के लिए होगा क्योंकि 3 साल के बाद टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी कंडीशंस पर उनको मौका मिल रहा है। उनकी पेस ज़्यादा नहीं है, ये बिल्कुल सबको पता है, लेकिन वो जिस लाइन लेंथ के ज़रिए ऑपरेट करते हैं अपनी बॉलिंग, वो ज़रूर बैट्समैनों को चैलेंज करती है, तो उनके लिए अच्छा मौका है। और अगर यहाँ पर वो परफॉर्म कर जाते हैं तो और फिटनेस बरकरार रखते हैं, तो ये हो सकता है कि साल 6 महीने और पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल जाएं। लेकिन अगर वो यहाँ पर परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर उनके लिए आने वाले, मतलब हो सकता है ये टेस्ट सीरीज़ पूरी खेल भी जाएँ, जितने भी मैचेस यहाँ पर उनके हैं वो खेल जाएँ, लेकिन अगर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो फिर उनके लिए दोबारा पाकिस्तान टीम में वापसी मुश्किल हो जाएगी। उनके लिए मौका है कि जो उनको 3 साल के बाद टेस्ट टीम के लिए उनको बुलाया गया है, उनका इंतखाब हुआ, तो वो दुरुस्त साबित करें अपने इंतखाब को। सलाहियत उनमें पूरी तरह मौजूद है। फास्ट बॉलर्स, टेस्ट मैच के वो बड़े अच्छे गेंदबाज हैं, कंडीशन उनको सूट कर रही होंगी, सीम स्विंग करेगा बॉल और पेस अच्छी, पिच में भी पेस मौजूद होगा, ये कोई मुल्तान की पिच तो नहीं होगी। तो उनके लिए मौका है कि वो अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित करें। हाफिज़ साहब, जहाँ पर बेहतरीन तबसरा हमने देखा आपकी जानिब से, एक चीज़ मैं आपके ही अल्फाज याद कर रही थी गुज़िश्ता रोज़ के, आपने हमेशा से एक बात कही है कि स्टैट्स जो है वो एक तरफ होते हैं और परफॉर्मेंस एक तरफ होती है। अगर हम इसकी बात करते हैं, हमने देखा कि पाकिस्तान ने रन्स बहुत अच्छे बनाए, 300 से ऊपर का टारगेट दिया आखिरी 2 मैचेस में, और बेहतरीन अंदाज में जो है वो बैटिंग की। पाकिस्तान ने प्रूव किया कि बड़ी अच्छी बैटिंग हमारी हो सकती है। लेकिन अगर हम देखें कि जहाँ पर हमने डॉट बॉल्स इतनी ज़्यादा खेली हैं, स्ट्राइक रेट हमारा बहुत अच्छा नहीं था, एक्सेप्ट 1 और 2 प्लेयर्स, साइम अयूब अच्छा खेल गए, सलमान अली आगा या कामरान गुलाम अच्छा खेल गए, लेकिन दूसरी जानिब हमारे टॉप क्रिकेटर्स बाबर आजम, रिजवान, इनका स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम नज़र आया। सो डोंट यू थिंक कि टेस्ट की तर्ज की क्रिकेट अगर ओडीआई में भी खेल रहे हैं और फिर टेस्ट में जाकर और स्लो हो जाएंगे, तो ये भी हमारे लिए अलार्मिंग है? देखिए, बात यह है कि बाबर और रिजवान के स्ट्राइक रेट को अगर आप उसका मुवाजना टेस्ट मैच और वनडे मैच के साथ करें तो ये मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान में उनके स्ट्राइक रेट पर बात हुई है, इवन जब वो वाइट बॉल सीरीज़ में भी खेल रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि 50 ओवर्स की क्रिकेट में आप क्या 50 ओवर्स हर वक्त स्ट्राइक रेट, बड़े स्ट्राइक रेट के साथ जाते हैं? आप नहीं जा सकते हैं। और आपके क्या 7 के साथ 6 के 6 बॉल बैटर्स जो हैं वो हाई स्ट्राइक रेट के साथ जाएंगे? आप ये भी नहीं जा सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। जब आपकी विकेटें गिरती हैं, 2-3 ऊपर तले गिरेंगी, तो आपको उस वक्त स्ट्राइक रेट से ज़्यादा क्रीज ऑक्यूपाई करने के ऊपर जाना है, क्योंकि अगर आप 2-3 विकेटों के बाद गिरने के बाद भी आप स्कोर ऑन बोर्ड रख रहे हैं ना, तो आपके लिए सबसे पहले ये होगा कि आपने 50 ओवर्स पूरे खेलने हैं। 50 ओवर्स पूरे खेलें, रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट यह है कि पाकिस्तान ने 300 से ज़्यादा रन ऑन बोर्ड किए ना, तो अगर उसमें से बाबर और रिजवान के रन निकाल दें तो फिर क्या बचेगा बाकी? सम टाइम होता है कि आपको कामरान गुलाम जैसी एक इनिंग्स नहीं मिलती, सम टाइम है मिल जाती है, ठीक है, सम टाइम नहीं मिलती, लेकिन नहीं मिलती है तो फिर भी आप 300 के करीब करीब अगर फिनिश करते हैं तो आप टेस्ट मैच, वनडे मैच में आपके बॉलर्स के पास मौका मौजूद होता है कि इतने रन्स, मतलब 280-90 भी अगर कोई टीम कर लेती है, पाकिस्तान अगर कर लेता है, तो आपके पास बॉलर्स के पास इतने रन्स हैं ना कि आप उनको आउट कर सकते हैं। सो ये डिबेट है जो होती रहती है, लेकिन सिचुएशन क्या है
क्या सिचुएशन ये डिमांड कर रही थी कि नहीं कर रही थी, क्या उन्होंने उस वक्त अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बैटिंग की या नहीं की, अगर की है तो उसका नतीजा क्या निकला, पाकिस्तान जीत गया। अब चूंकि ये बहस बराए बहस है, लोग इसमें मतलब है कि गुफ्तगू करते रहते हैं कि इतने बॉल इतने रन, इतने बॉल इतने रन, बट अगर क्रिकेट खेली है किसी ने, क्रिकेट किसी को पता है, समझ आती है उसकी, वो पिच उसको पता है कि कैसे सरफेस है ना उसका, ये टेबल टेनिस तो नहीं है ना बैडमिंटन है कि इसने एक ही तरह से चीज़ें चलनी है, ना ही ये हॉकी और फुटबॉल का ग्राउंड है। ये पिच है, ये डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करती है, इसके ऊपर नेचर का बड़ा असर है, तो वो समझने की ज़रूरत है। हर बैट्समैन मुख्तलिफ अंदाज में उसके खेलने का अंदाज़ है, तो ठीक है डिबेट होती है, लेकिन पाकिस्तान जीता है। बाबर और रिजवान के रन्स जब भी होंगे पाकिस्तान को उसका फ़ायदा होगा। 50 ओवर्स की क्रिकेट में, टेस्ट मैच क्रिकेट में, T20 ज़रा डिफरेंट है, वो उसके और जायज़ा है देखने का, लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है वो उससे हट के है। वो पाकिस्तान को ज़रूरत थी उस वक्त, उनके स्ट्राइक रेट या उनकी लंबी बैटिंग से पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है। स्ट्राइक रेट फिर दूसरी सतह पर आ जाता है, मतलब वो ज़िमनी चीज़ बन जाती है। बिल्कुल सही है। एक बात बहुत अच्छी हाफिज़ साहब आपने कही कि एक फ़र्क होता है, हम तमाम खिलाड़ियों से सेम चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, हर किसी का अपना अंदाज़ है, एंड आई विश के आगे टेस्ट सीरीज़ भी बहुत अच्छी हो हमारी। हाफिज़ साहब यहीं से अगर हम देखें तो टेस्ट के बाद ट्राई नेशन सीरीज़ और उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं तो हमारा एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट जिसको हम होस्ट करने जा रहे हैं वो ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए अभी सिर्फ इंग्लैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है। इंग्लैंड इज़ ऑलवेज़ कम्स फर्स्ट, मोस्टली ऐसा होता है कि वो प्रिपेयर्ड होते हैं और अपना स्क्वाड अनाउंस कर देते हैं। इंग्लैंड के स्क्वाड को देखते हुए क्या महसूस कर रहे हैं आप? कितनी स्ट्रॉन्ग टीम्स जो हैं वो, मतलब चैंपियंस हैं जितनी भी टीम्स हैं, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग होकर वो अपना स्क्वाड जो है वो मेंटेन करेंगे? देखिए बात यह है कि जब आप चैम्पियनशिप के लिए जाते हैं तो आप अपने बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स की तरफ जाते हैं। सम टाइम अनलकी हो जाते हैं कि एन मौके पर आपको कोई अहम खिलाड़ी अनफिट हो जाता है। सम टाइम ऐसा होता है कि कोई एक बहुत शानदार फॉर्म कैरी कर रहा है और उसको मौका मिल जाता है। लेकिन ये 8 बेहतरीन टीमें हैं दुनिया की जो कि खेलेंगी, और 3 मैचेस इब्तिदाई तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात में खेले जाएंगे। वहाँ की कंडीशंस, लोग बहुत ये भी बात करते हैं कि शायद UAE की और पाकिस्तान की कंडीशंस एक जैसी हैं, नहीं है। पाकिस्तान की और UAE के पिचेस में बड़ा फ़र्क है। यानी दुबई और ये जो कहा जाता है कि ऑलमोस्ट सेम है, इसमें फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, उसको समझने की ज़रूरत है। सो इंडिया को ये फ़ायदा होगा, उन्होंने एक जगह पर मैचेस खेलने हैं, और सारे के सारे मैचेस अगर पहले मैच से लेके अगर वो फाइनल तक जाते हैं तो वो उस लिहाज से प्रिपेयर होंगे, तैयार होंगे कि हमने किस किस्म के स्क्वाड के साथ ये भी है। और अगर वो पाकिस्तान भी आते तो भी उनको ये बेनिफिट था कि वो लाहौर में उनके सारे मैचेस थे, तब भी उनको एक ही ग्राउंड मुहैया होता। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जिन टीमों ने इंडिया के साथ जाकर दुबई में खेलना है, उनको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या दो कंडीशंस डिफरेंट किस्म की हैं ना। दुबई और पाकिस्तान एक जैसी नहीं है कंडीशंस, पिचेस मुख्तलिफ हैं पाकिस्तान की और UAE की, तो उसको जो टीमों ने वहाँ पर जाकर खेलना है उनको दोनों कंडीशंस के एतबार से अपने स्क्वाड को अनाउंस करना है कि हमें फास्ट बॉलिंग में क्या चाहिए, हमें स्पिनर कौन से सूट करेंगे अगर हम UAE खेलने के लिए जाते हैं। इंडिया को ये फ़ायदा होगा, दूसरी टीमों को इन 2 वेन्यूज़ को सामने रखते हुए अपनी टीमों का ऐलान करना है। तो 8 बेहतरीन टीमें, इंग्लैंड ने स्क्वाड का ऐलान किया, अभी देखते हैं आगे और टीमें कैसे अपने प्लेयर्स को लेकर जाती हैं। लेकिन ऑलमोस्ट जब आप इस सतह पर होते हैं कि 5-6 हफ्ते रह गए हैं टूर्नामेंट में, तो तकरीबन तमाम के तमाम क्रिकेट बोर्ड्स या उनके सिलेक्शन कमेटी या थिंक टैंक है, उनको अपने 14-15 प्लेयर्स का पता होता है। पाकिस्तान को भी ऑलमोस्ट पता ही होगा कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं, कौन कौन से नहीं हैं। एक आध की ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत होगी और वो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में होगी, और हम कई हफ्तों से उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं कि अगर कोई ना कहीं आकर फंसेगी पाकिस्तान की सिलेक्शन, तो एक स्पिनर के ऊपर आएगी कि किस स्पिनर को आपने खिलाना है। फास्ट बॉलर्स आपके सामने हैं, फ़खर वापस आ जाएंगे चैम्पियंस ट्रॉफी की टीम में, आपकी जो बैटिंग ऑर्डर है वो सारे का सारा फिक्स है। पाकिस्तान के तो पहले मैच के आप 10 खिलाड़ी भी निकाल के रख सकते हैं कि ये 10 खिलाड़ी पाकिस्तान के पहले मैच में हो सकते हैं, एक आध का फ़र्क होना है। सो कोई इतनी बड़ा मुश्किल काम नहीं होगा, और जो इस वक्त लोग काम कर रहे हैं उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि क्या कैसे, जो हेड कोच है पाकिस्तान टीम के आकिब साहब को आइडिया होगा कि कौन कौन सा खिलाड़ी जा सकता है। हाफिज़ साहब, आपने 10 खिलाड़ियों की बात की है, मेरे माइंड में 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके बारे में कन्फ्यूजन आती है। अगर मैं देखूँ इमाम, तो आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट दैट। फिर इफ़ आई टॉक अबाउट साउद शकील, शान मसूद,
देन साजिद खान, तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी खिलाड़ी जो है, क्योंकि टेस्ट खेलते आ रहे हैं, इनके साथ एक लेबल लगा दिया गया टेस्ट का, तो मुश्किल नज़र आ रही है कि शायद ये 3 प्लेयर साउद, शान एंड देन साजिद, इनको हम शामिल कर सकते हैं। तो 10 प्लेयर्स में आप किन प्लेयर्स को काउंट कर रहे हैं? देखिए बात यह है कि अगर तो ये जो अभी इन्होंने खिलाए हैं ना अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और इन्होंने ये खिलाए हैं साउथ अफ्रीका में, इन्हीं के गिर्द घूमेंगे ना। हाँ। मतलब अगर आपने सलमान अली आगा और इरफान खान नियाजी और कामरान गुलाम को और तैयब ताहिर को, कामरान गुलाम को खिलाया है, हाँ। तो इसका मतलब यह है कि आप इन्हीं प्लेयर्स के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे ना, मिडल ऑर्डर में यही है आपके। और जहाँ तक ताल्लुक ओपन का है, तो वो फ़खर जमान अगर आ जाते हैं तो फ़खर जमान आपके साइम अयूब के साथ ओपन करेंगे। नंबर 3 पर बाबर आएंगे, नीचे सारे आपकी टीम तो बनी हुई है, वही प्लेयर्स हैं, टीम बनी हुई है, ऐसा नहीं है सिर्फ स्पिनर के ऊपर आके कोई ना कोई बातचीत होगी। इमाम के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर आप 3 ओपनर्स की भी बात करेंगे तो पाकिस्तान अगर तीसरा ओपनर भी खिलाना है पाकिस्तान ने, तो वो ये भी हो सकता है अगर फ़र्ज़ कर लें खुदा न खास्ता कोई अनफिट हो जाता है या कोई इंजरी हो जाती है ड्यूरिंग मैच, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। मतलब बाबर को आप नंबर 3 से ओपन करा देंगे, और क्या हो सकता है। सो ये ज़्यादातर यही है, गालिब इम्कान यही है, क्योंकि यही टीम होगी। जो प्रोसेस है इस टीम के तैयार करने का वो यही बताता है। अब अगर इससे हट जाते हैं तो वो कोई और बात है, लेकिन जो टीम इस वक्त खेल रही है इसका मतलब ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए यही लोग, यही टीम, गालिब इम्कान यही है। ऐन वक्त पर कोई तब्दीली आ जाती है, हो भी सकता है, लाजिम नहीं है कि ये हो, लेकिन जो एक थॉट प्रोसेस है जो आप समझ आता है, तो उसका मतलब यही है कि ये लोग होंगे। इरफान के बारे में हाफिज साहब आपको लगता है कि हमें शामिल करना चाहिए? टेम्परामेंट उसका बहुत अच्छा है, लोग उसको किसी और तरीके से देखते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बेहतर चीज़ है वो उसका टेम्परामेंट है। क्रिकेट उतनी नहीं खेले हैं ना, मुख्तलिफ हैं कि आपकी स्कोरिंग जोन क्या है, आप कितने कंफर्टेबल हैं डिफरेंट बॉलिंग के ख़िलाफ़। लेकिन पाकिस्तान में जब क्रिकेट खेलेंगे, यूए में खेलेंगे, ये उतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट जब आप जाएंगे, अगर आपके पास क्वालिटी स्पिन है तो आप कैसे खेलते हैं, उस जगह पर आके आपकी फिर डिबेट होती है कि यार नंबर 6-7 पे अगर आता है तो क्या मतलब है कि कोई बहुत अच्छा स्पिनर होगा, मैनेज करेगा, ये नहीं करेगा। तो पाकिस्तान की लिमिटेशंस हैं, पाकिस्तान के सारे बैटर्स की, मुख्तलिफ फॉर्मेट में मुख्तलिफ कंडीशंस में अगेंस्ट डिफरेंट बॉलिंग है, लेकिन उसका टेम्परामेंट अच्छा है। बाकी स्पिन बॉलिंग को पाकिस्तान में जो अच्छा खेलते हैं वो सलमान अली आगा अच्छा खेलते हैं, रिजवान अच्छा खेलते हैं वनडे मैचेस में, सऊद बहुत अच्छा खेलते हैं अगर वो टेस्ट टीम में टेस्ट मैच खेल रहे हो या वनडे मैच खेल रहे हो, शान अच्छा खेलते हैं। बट ये जो अभी नए नए हैं ना, इनकी जो है वो हैं लिमिटेशन। अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग आप कितना अच्छा खेलते हैं, जब आप टॉप क्लास स्पिनर्स के खिलाफ खेलेंगे लग पता जाएगा कि बॉल ऑफ द हैंड पिक करता है कोई, ये नहीं करता। इमाम के ऊपर बात हो रही है ना, लेकिन जब फ़खर आ जाते हैं, अभी आप देखें कि यूनुस खान ने भी पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, 2009 का वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, तो फ़खर और साइम का ओपनिंग पेयर है, लोग उनको देखना चाहेंगे और अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें। जब ये दोनों इकट्ठा खेलते हैं तो यकीनी तौर पर उससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। नंबर 3 पर बाबर आ जाएंगे, 4 पर रिजवान आ जाएंगे, 5 पर आपके सलमान तैयब ताहिर आ जाते हैं, सलमान अली आगा आ जाते हैं। तो ये वो टीम है जो नज़र आ रही है, जो आगे खेल सकती है। तो साइम और फ़खर दोनों मैच विनर हैं, दोनों अगर 20-20, 25-25 ओवर्स खेलते हैं, आप स्कोर ऑन बोर्ड कर रहे हैं या आप चेस कर रहे हैं, दोनों सूरतों में मैच आपका वो बना देंगे। तो इन दोनों का टीम में होना और फिर परफॉर्म करना, टाइम खेल जाना कुछ, वो पाकिस्तान के लिए उसका फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही है हाफिज़ साहब। अभी अगर हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका टेस्ट की, शाहीन को रेस्ट करवाया गया है और मोहम्मद अब्बास को शामिल किया गया है। शाहीन वैसे तो फिट है, मतलब कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है, लेकिन आपको लगता है कि मोहम्मद अब्बास की जगह पर शाहीन को जो है वो रेस्ट करवाया गया ताकि मोहम्मद अब्बास को शामिल किया जाए, जबकि दोनों की जो बॉलिंग का अंदाज़ है उसकी आप इवन अगर ये देख लें कि शाहीन हमारे साथ मुसलसल चल रहा है, मोहम्मद अब्बास तो 3 साल के बाद आ रहा है, तो क्यों ये तब्दीली की है? ये अगर तो उसका वर्कलोड मैनेज किया गया तो फिर उनको कहीं लीग नहीं खेलने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वगरना उनको जब ये पिचेस थी जहाँ पर वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अच्छा खेल सकते थे ना, लेकिन एनओसी दिया गया उनको। तो अगर उनको टेस्ट मैच खेल लेते, अगर आपने उनको रेस्ट देना था कि उनकी बॉडी को रेस्ट आए, तो फिर इसका मतलब है कि वो रेस्ट कर लेना, बजाय इसके कि फिर वो जाकर वहाँ पर खेलें। अगर उनकी कारकर्दगी का ताल्लुक है तो ये तो कंडीशंस ऐसी थी कि जाके फास्ट बॉलर्स ज़्यादा अच्छे पेस के साथ उन्होंने बॉलिंग की भी है। आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर अब तक उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। तो वर्कलोड मैनेज अगर किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका, तो फिर उनको आराम देना चाहिए, उनकी फ़िटनेस के ऊपर काम कर लें। जो आपके पास वक्त मौजूद है, आपको लगता है कि उनके साथ फ़िज़िकली काम होना क्या ज़रूरत है फ़िटनेस के मामले में, आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो लीग खेलने के लिए चले जाते हैं तो फिर वो तो दबाव तो रहेगा, लेकिन ये ठीक है
ये लीग वीक का इतना ज़्यादा मेंटली इतना ज़्यादा नहीं थकाती हैं बंदे को क्रिकेटर, उसको पता है यार 2-4 मैचेस खेलने हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर ये पॉलिसी है कि वो नेशनल टीम के लिए अवेलेबल नहीं है इस वजह से कि वर्कलोड मैनेजमेंट के फॉर्मूले के तहत, तो फिर उनको आराम करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। आपको नज़र यही आता है, समझ यही आती है, लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई काम होता है तो फिर सोचना पड़ेगा कि फिर क्या बेहतर नहीं था कि वो टेस्ट मैच खेल लेते। बिल्कुल सही बात है। और खुदा ना खास्ता मतलब खिलाड़ी का एक स्पेशली जो फास्ट बॉलर्स होते हैं, इनकी फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या कोई जानता है कि लीग खेलते हुए खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाए तो बाद में आपके लिए वहाँ प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन एज यू सेड के ठीक है, मतलब वर्कलोड अगर मैनेज करना था तो फिर लीग ना खेलते, लेकिन अगर लीग खेल रहे हैं तो इट मींस वर्कलोड मैनेज नहीं किया गया। तो आई विश के रिजल्ट्स बेहतर हो। हाफिज साहब, इज देयर एनी प्रेडिक्शन अबाउट साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान? टॉस होना चाहिए टाइम पे और बारिश नहीं होनी चाहिए। बारिश नहीं होनी, अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए। पाकिस्तान के पास एतमाद अच्छा है, आप अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं और इसका अगर रेड बॉल में भी इसका तसलसल रहता है तो पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में जो गुज़िश्ता 14-15 महीनों से बात हो रही थी उसमें थोड़ा सा एक बदलेंगी चीज़ें, और वो पाकिस्तान क्रिकेट को उसकी ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी भी कर रहा है। तो अपने मुल्क में क्रिकेट खेलते हुए, आईसीसी का इवेंट खेलते हुए आपके टॉप प्लेयर्स का फॉर्म में रहना, ऑल फॉर्मेट्स में अगर अच्छा खेलते हुए आएंगे तो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगी वो चीज़ जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा। बिल्कुल सही है। हाफिज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इसी के साथ मुझे और हाफिज़ साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि व्हाट डू यू बिलीव अबाउट साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान, कौन सी टीम आपको स्ट्रॉन्ग लग रही है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय।